नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तराखंड में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। चुनाव आयोग की तरफ से 7 राज्यों में अलग अलग विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। उत्तराखंड राज्य में भी निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। राज्य में बद्रीनाथ सीट और मैंगलोर सीट पर उपचुनाव होने हैं और इसमें दोनों ही विधानसभा सीटों की जनता आने वाली 10 जुलाई को अपने वोट का प्रयोग करती हुई नजर आएगी। यानी कि मैंगलोर और बद्रीनाथ की सीट पर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही साथ दोनों ही पार्टियां यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। अब देखना यह होगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने क्लीन स्वीप से लोकसभा में गदगद नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उत्साहित होने का दम भरती हुई नजर आ रही है। देखना यह होगा कि चुनावी रण में किस तरह की परफॉर्मेंस इन दोनों पार्टियों के द्वारा होती है और उसके बाद किस तरह का नतीजा उपचुनाव के रिजल्ट में देखने को मिलता है। तो आज उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव और उपचुनाव की सियासत पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। तो लोकसभा का रण शांत हुआ तो उपचुनाव की रणभेरी बज उठी। राज्य में बद्रीनाथ सीट और मंगलोर सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। बकायदा 10 जुलाई को अपने वोट का इस्तेमाल यहां की आवाम करेगी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अब 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है। राज्य की बद्रीनाथ विधानसभा सीट लोकसभा चुनाव से पहले खाली हुई थी, जिसमें कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी के घर में एंट्री की। तत्कालीन विधायक राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में जाते ही ये सीट खाली हो गई थी। वहीं हरिद्वार जिले की मंगलोर विधानसभा सीट बीएसपी विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद खाली हुई थी। अब इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसमें 14 जून को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 21 जून को अंतिम तारीख निर्धारित हुई है। 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को नतीजे आ जाएंगे। अभी माननीय चुनाव आयोग ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, प्रेस नोट जारी किया था। वो है इलेक्शंस का, बाई इलेक्शंस के बारे में। उसमें उत्तराखंड का भी 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आ रहे हैं। वो है नंबर 4 बद्रीनाथ, ये 4 है उसका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर है। ये है माननीय श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी का रेजिग्नेशन की वजह से खाली हुआ है। और दूसरा है 33 मंगलोर, ये है माननीय श्री सरवत करीम अंसारी जी का मृत्यु होने के पश्चात ये खाली हुआ है। इन दोनों के लिए बाई इलेक्शन माननीय निर्वाचन आयोग ने आज कैलेंडर जारी किया है। बीजेपी की तरफ से उपचुनाव के लिए अपनी पूरी तैयारी होने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी के नेता लोकसभा में 5 सीटों पर परचम लहराने से गदगद हैं और दावा कर रहे हैं कि जीत उन्हीं की तय है, जबकि कांग्रेस भी अपने गिरे हुए मनोबल को थामते हुए तैयारी के साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। देखिए, दोनों सीटें अलग अलग हैं। जहां तक बद्रीनाथ वाली सीट है उसको हम कई बार जीते हैं। अभी लोकसभा में भी हम अच्छे बहुमत से उस सीट को जीते हैं, बार बार हम उस सीट को जीत रहे हैं। तो हम पूरी तरह आश्वस्त होकर के ये कह सकते हैं कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे मत से जीतेगी। जहां तक मैंगलोर सीट का सवाल है, तो मैंगलोर की सीट वास्तव में हम जीते तो नहीं है। जब से राज्य बना है तब से वो सीट जो है आगे पीछे होती आ रही है। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा मत प्रतिशत उस सीट पर बहुत ज्यादा बढ़ा है धीरे धीरे। और आज जो ये लोकसभा का चुनाव हुआ, लगभग 22,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मैंगलोर की सीट पर पड़े हैं। हम तो लगातार मुलाकात कर रहे थे। यहाँ मुख्य निर्वाचन आयोग से भी हमने मुलाकात करी कि जो गतिमान चुनाव हैं 7 चरणों के लोकसभा के, उसी के अंदर मंगलौर और विधानसभा बद्रीनाथ विधानसभा को भी समायोजन करने का कष्ट करें। लेकिन दिक्कत उसमें मंगलौर में वो मामला सब जुडिस था और बद्रीनाथ को खाली हुए कुछ ही टाइम हुआ था। लेकिन इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि कोई छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, हम दोनों सीट बड़े मार्जिन से जीतेंगे। क्योंकि हमने देखा 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उसको बहुत कम मार्जिन से हारे थे भाई काजी निजामुद्दीन, और इस वक्त तो उनकी लोकप्रियता में और भी इजाफा हुआ है। मंगलौर की जनता उन्हें बहुत पसंद करती है। उत्तराखंड में चुनाव भले ही लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच ही नजर आता है।
ऐसे में अब उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उपचुनाव का घमासान भी शुरू हो गया है। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव के रण को लेकर उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता नवीन पिरशाली जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा आशीष नौटियाल जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भूपत सिंह बिष्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले नवीन पिरशाली जी, जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान हो चुका है और तैयारी की बात की जा रही है, जाहिर सी बात है क्लीन स्वीप के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने सुना कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि दोनों सीटें भारी मार्जिन से जीतेंगे। क्या कहना है इस पर आपका? नवीन जी फोन को अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही। जी आ रही है आपकी आवाज। नवीन जी टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद आपके पास, मैं दोबारा वापस लौट कर आती हूं। हमारे साथ भूपत सिंह बिष्ट जी भी जुड़े हुए हैं। भूपत जी, क्या लगता है आपको, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जिस तरह की इस समय राज्य की पृष्ठभूमि बनी हुई है, उसके बाद कांग्रेस के द्वारा दावा किया जा रहा है, आप धरातल पर क्या कुछ देख पा रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, ऐसा प्रियंका जी की 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और इस मध्य में जो है बद्रीनाथ में चुनाव होगा, उस समय बारिश का भी मौसम रहेगा और जो अधिकतर मतदाता होंगे वो अपने 4 धाम यात्रा में व्यस्त होंगे। तो ये समझिए कि चुनाव के प्रति उतना ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन जहां तक राजेंद्र भंडारी जी ने दल बदल करके दोबारा से चुनाव की स्थिति पैदा की है, उपचुनाव की स्थिति की है, तो उसमें इस लोकसभा में भाजपा को ज्यादा फायदा नहीं हुआ इस सीट पे। जो हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट की जो 3 सीटें हैं जी, उसमें से बद्रीनाथ सीट पे भाजपा की बढ़त 8,255 रही है, जो कि अन्य दोनों सीटों से कम है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के प्रत्याशी का बीजेपी में आने के बाद ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और अगर हम ये देखें कि आने वाले समय में जैसे हिमाचल में 6 कांग्रेस के विधायक उपचुनाव लड़े और भाजपा के टिकट पे, और 4 उसमें असफल रहे हैं, तो यानी कि दल बदल को लेकर के लोग क्या मत बनाते हैं, वोटर क्या मत बनाते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि राजेंद्र भंडारी के लिए आप राह आसान नहीं मान रहे? हाँ, आसान तो इसलिए है कि वहां से सांसद जीते हैं, भाजपा का टेम्पो बहुत हाई है और बड़ा सहायक होगा, लेकिन बहुत तो उत्साह नहीं होगा मतदाताओं का, जो है बहुत उत्साह नहीं होगा। नवीन पिरशाली जी जी देखिए, मैं आपने सवाल पूछा था कि कांग्रेस दावा कर रही है दोनों सीटें जीतने का। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव से भी पहले बहुत दावा कर रही थी कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं, और रिजल्ट आया। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने जो अपना जनादेश दिया, उससे बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी से उत्तराखंड की जनता का बहुत लगाव है, और भारतीय जनता पार्टी का भी उत्तराखंड की जनता से बहुत लगाव है। इस प्रदेश के विकास की बात हो, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लगातार प्रदेश की विकास की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में बद्रीनाथ विधानसभा की जनता चाहेगी कि हम विकास के एजेंडे के साथ चलें। तो 2 सीटें जो यहाँ पर सरवत करीम जी के निधन के बाद और भंडारी जी के इस्तीफे के बाद जो 2 सीटें खाली हुई थी, उसकी अधिसूचना अभी 14 तारीख को जारी होनी है, और उसके बाद फिर नामांकन की प्रक्रिया होगी, मतदान होगा, मतगणना होगी। और मैं समझता हूँ, लेकिन नवीन पिरशाली जी, ठीक है, राजेंद्र भंडारी जी इस बार बीजेपी के खेमे में है, जाहिर सी बात है आपके लिए ये प्लस पॉइंट है, लेकिन इससे पहले तो ये सीट कांग्रेस के खाते में थी, तो ऐसे में कांग्रेस के वोटों से सरासर उसे नकारा भी नहीं जा सकता। नहीं, दोबारा कांग्रेस के खाते में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि राजेंद्र भंडारी जी जो प्रत्याशी थे वो भी भारतीय जनता पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन अभी लोकसभा में किया है, तो उत्तराखंड की जनता। आशीष नौटियाल जी, इस पर जवाब दीजिएगा। हेलो जी, आशीष नौटियाल जी। देखिए मैडम, ये जो चुनाव अभी तक हो रहे थे वो सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर हो रहे थे, और इस बार जनता ने लोकसभा चुनाव में देखा है कि मोदी जी किस तरह खुद लड़खड़ा रहे थे। कभी 80,000 वोटों से नीचे जा रहे थे, कभी 40,000 से ऊपर आ रहे थे, बड़ी मुश्किल से अपनी सीट बचा पाए।
तो अब स्थिति वो खत्म हो गई। जो लोग पहले कहते थे कि मोदी के नाम पर चुनाव जीतेंगे, मोदी के नाम पर वोट दे दो, भगवान के नाम अरे पर लेकिन वोट दे दो, बद्रीनाथ सीट ये पर सब तो खत्म हो गया। आपकी जो मजबूत कड़ी हुआ करती थी राजेंद्र भंडारी, वो भी अब बीजेपी के साथ है। देखिए, पार्टी जीतती है, कैंडिडेट का अपना, आप ये मत सोचिए कि अब कैंडिडेट की वजह से पार्टी चल रही है, पार्टी की वजह से कैंडिडेट चलते हैं और हम सब पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। पार्टी का अपना वोट बैंक होता है और बद्रीनाथ जैसी जगह में तो हमने देखा है तीर्थ पुरोहितों का श्राप लगा है इस भारतीय जनता पार्टी को। किस तरह तीर्थ पुरोहितों को इन्होंने सड़कों में खड़ा करने का काम किया, बद्रीनाथ को उजाड़ने का काम किया, बद्रीनाथ में लोगों के घर तोड़ दिए इन्होंने तीर्थ पुरोहितों के। तो वहां तो स्थिति इस बार बहुत अच्छी होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित वहां की जनता सबक सिखाएगी कि किस तरह से राजनीति होती है। आप देखें, अंकिता हत्याकांड भी इतना तो आप ये कहना चाहते हैं कि राजेंद्र भंडारी के दल बदल करने से कांग्रेस को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, वो जीत कांग्रेस की जीत थी। किसी के आने जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी एक रेलगाड़ी की समान होती है और हम लोग एक पैसेंजर की तरह होते हैं। नवीन जी, इस पर जवाब दीजिएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रत्यक्ष है कि लोगों के आने जाने से भी तो फर्क पड़ता है। अगर पार्टी में कार्यकर्ता ही नहीं बचेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? आज कांग्रेस का हाल आप उत्तराखंड में देख रहे हैं। कार्यकर्ता है, चिंता मत करें, नेता बचे हैं, उनका अलग अलग दिशाओं में है, कोई पूर्व में है, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में। और जो राम के नाम पर खाने की परंपरा है, दल बनी हुई है, खत्म हो गया। कार्यकर्ताओं की बता दिया है किस तरह के गद्दार लोग हैं, प्रधानमंत्री को हाथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से आप प्रमुख कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों सीटों के लिए लोकसभा चुनाव से पहले प्रभारी नियुक्त कर लिए हैं। तो हमारी तो तैयारी एडवांस में चल रही है और प्रदेश की जनता जानती है कि किसके साथ विकास हो सकता है। ठीक है, लेकिन आशीष, ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास में, लेकिन आशीष नौटियाल जी, लोकसभा चुनाव की अभी बात करें तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति निकलकर सामने आई है, इसके बाद आप ही की पार्टी के तमाम नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बड़े नेता अगर चुनावी मैदान में होते तो स्थिति कुछ और होती। ऐसे में एक तरफ आप कह रहे हैं कि पार्टी का चेहरा और पार्टी का निशानी सब कुछ होता है, तो ऐसे में बड़े नेताओं की अगर आप बात कर रहे हैं तो अपनी बात को आप विरोधाभासी यहां पर साबित कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी बात निकलकर सामने आई कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के दो प्रत्याशी, जिनको मजबूत प्रत्याशी माना जाता है, वो प्रत्याशी अपने दम पर चुनाव लड़े लेकिन संगठन ने चुनाव नहीं लड़ा। तो जब लोकसभा में संगठन एक साथ नहीं था तो उपचुनाव में भी तो वही स्थिति है। देखिए, जो चुनाव हुआ है 2024 का, बड़ी विषम परिस्थितियों में चुनाव हुआ है जिसमें हमारे पास धन बल की कोई बात था ही नहीं। हम लोगों ने बिना धन के चुनाव लड़ा है। ऊपर से ईडी, सीबीआई किस तरह से इन लोगों ने हमें परेशान करने का काम किया, ये जग जाहिर है। जनता देख रही है किस तरह से आपने एंड चुनाव के टाइम पर कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए। बड़ी विषम परिस्थितियों में चुनाव हुआ है, उसके बाद भी हमने बड़ी प्रमुखता के साथ चुनाव को लड़ा है और अच्छे तरीके से लड़ा है। जरूरी नहीं है कि अगर हम इस बार नहीं जीते तो हम अगली बार नहीं जीतने वाले हैं। इस बार जो उत्तराखंड की जनता, मैंने आपको पहले भी बताया चैनल के माध्यम से, उत्तराखंड की जनता बड़ी भोली भाली है। वो सोचती है कि प्रभु राम को लगता है शायद यही लाए हों। उनको क्या उनके मन में था? अगर आज भी हम बात करते हैं कि आपने भाजपा को वोट क्यों दिया, तो उनके पास कोई 5 कारण नहीं है बताने की भाजपा को वोट क्यों दिया। उत्तराखंड के अंदर इतने कारण। आशीष नौटियाल जी, आप तो फिर जनता के मैंडेट पर सवाल उठा रहे हैं, जनता के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं। जनता के फैसले को आप अगर ऐसे कहकर, आप हर बार जनता के फैसले को ये कहकर नकार दें कि उत्तराखंड की जनता बहुत भोली है, वोट तो उसका भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही जा रहा है ना। गुमराह करने का काम कमी संगठन में भी हो सकती है। नवीन प्रशाली जी जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, आशीष नौटियाल जी कह रहे धनबल की कमी नहीं, देखिए धनबल नहीं, धनबल भी इनके पास बहुत है। कांग्रेस के अकाउंट में भी बहुत सारा पैसा है। देखिए क्या था, इनकम टैक्स का पैसा इन्होंने देना था 229 करोड़ रुपया। इनकम टैक्स ने कहा हमारा पैसा रख देना, बाकी निकाल लेना। तो इन्होंने पैसा भी निकाला, खूब चुनाव भी लड़ा, इधर उधर गए भी, बहाना बनाया, फिर हार से बचने के लिए कहा कि हमारे बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब ये कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता के विवेक का प्रश्न उठा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस दिशा में ये लोग जा रहे हैं और यही इनके पतन का कारण है। आज कांग्रेस का जो पतन है उत्तराखंड में, इनके अपने, ये कांग्रेस को किसी ने नहीं हराया, कांग्रेस को अपने ही लोगों ने हराया। कांग्रेस अपनी मौत मरी है इस उत्तराखंड में और लोगों ने इनकी दुर्दशा को देखते हुए इनसे किनारा कर लिया है, कांग्रेस मुक्त कर दिया है उत्तराखंड। ठीक है, भूपत सिंह जनता बहुत, भूपत सिंह जी, आशीष नौटियाल जी जिस तरह से कह रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता बहुत भोली है, ऐसे में लोकसभा चुनाव पर तो सवाल उठा ही रहे हैं, जनता के विवेक पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, ये बिल्कुल धारणा गलत है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 19 अप्रैल के बाद ऐसी क्या स्थिति कांग्रेस की बदल गई। और यहाँ तो वैसे भी 5 जुड़त तीसरी बार हारी है कांग्रेस और उपचुनाव में भी इनका कभी कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है।
को चुनाव जीतने का ऐसा रिकॉर्ड होगा। हाँ, हरिद्वार में स्थिति अच्छी हो सकती है, क्योंकि हरिद्वार में 11 में से 8 सीटें विपक्ष के पास में है, भाजपा वहां कमजोर है। तो अब जैसे भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता ने भी कहा कि वो अभी तक कभी मंगलौर की सीट नहीं जीते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि हरिद्वार में कांग्रेस अच्छी फाइट देने की स्थिति में होगी। लेकिन बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी के समक्ष कोई बड़ा नाम कांग्रेस का है नहीं, क्योंकि वो मंत्री रह चुके हैं, 3 बार के विधायक हैं, उनकी जो पत्नी है वो वहां की जिला पंचायत अध्यक्ष है, तो एक बड़ा नाम है राजेंद्र भंडारी। नहीं, लेकिन आशीष नोटियाल जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। नहीं, तो इसीलिए तो बाहर हैं सत्ता से, इसीलिए वो जीत रहे हैं ना चुनाव। आपके जो गढ़वाल लोकसभा में 14-0 होने वाला है, पहले 13-1 था, अब 14-0 हो जाएगा। आशीष जी, आपका जवाब। देखें, जनता ये तो देख ही रही है। कल तक आप राजेंद्र भंडारी को बोलते थे वो भ्रष्ट नेता है, उनकी बीवी ने भ्रष्टाचार किया है। आज अगर भाजपा में आ गए तो ये उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं कि राजेंद्र भंडारी बहुत बड़ा नाम है। तो अगर इतना बड़ा नाम था तो कल तक आप क्यों चिल्लाते थे राजेंद्र भंडारी को जेल में बंद करो? आज आपने ईडी सीबीआई का डर दिखाकर राजेंद्र भंडारी को अपनी पार्टी में ले आए, तो क्या वो शुद्ध हो गए? अब उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। तो ये लोग जब तक दूसरी पार्टी में कोई होता है तो वो बहुत बड़ा गुनहगार है, जैसे इनकी पार्टी में आता है तो पूरा भाजपा का जो तंत्र है उनकी तारीफे के पुल बांधना शुरू कर देता है। पर राजेंद्र भंडारी वैसे ही पार्टी चल रही थी, राजेंद्र भंडारी थे और कोई है नहीं। देखें, अरे लेकिन आशीष नोटियाल जी, आज आप भी तो वही कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं राजेंद्र भंडारी का कोई अपना आधार नहीं है, कांग्रेस पार्टी की वजह से वो चुनाव जीतती आई है। नवीन प्रशाली जी, आपका जवाब। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं इस पर कि राजेंद्र भंडारी जी का अपना कद है। जैसे अभी विश्लेषक महोदय ने भी बताया कि 3 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो एक लंबा अनुभव चुनाव लड़ने का भी होता है और कार्य करने का भी अनुभव होता है। तो जनता में पकड़ तो उस नेता की होती है जो 2-3 बार विधायक बने हैं, और उनकी पत्नी भी जिस प्रकार से राजनीति में एक्टिव हैं, तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए पिछली बार जीते भी थे। तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं वो चेहरे और भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, तो निश्चित तौर पर जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नहीं, लेकिन इसके साथ आशीष नोटियाल जी का एक सवाल ये भी है कि कल तक आप जिसे भ्रष्ट बताते थे, आज आपके साथ पार्टी में हैं, तो आप बड़े नेता उन्हें करार दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो आप ही उन्हें भ्रष्ट करार देते थे। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी कोई बात कहीं आती है तो किसी प्रक्रिया के तहत आती है, उसी प्रक्रिया के तहत उसका निवारण भी होता है। अगर कोई चीज है, किसी पर कोई आरोप लगता है, तो आरोप कहाँ साबित हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया में क्या हुआ है, वो देखने वाली बात है। कोर्ट का भी निर्णय उसमें आया हुआ है, तो उसको देखने की वाली बात है कि कोर्ट का निर्णय किस प्रकार का रहा है। तो आपके कहने का मतलब है कि आज की स्थिति में पाक साफ है? नहीं, मेरा देखिए, किसी के आने जाने से कोई पाक साफ नहीं होता। कोई भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, अगर वो करप्ट है तो करप्ट ही रहेगा, ये इस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट का उसमें ऑर्डर आया है, तो उस ऑर्डर को भी कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि कोर्ट ने क्या कहा है, उस बात को देखना पड़ेगा। अब कांग्रेस उस बात को देखती नहीं है, केवल ये ब्लेम लगाने की कोशिश करती है कि भारतीय जनता पार्टी की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय, मैं तो हर बार इनको कहता हूं कि आप अपने गिरबान में झांकेंगे, अपने संगठन को देखेंगे, अपने नेताओं को काबू में करेंगे, अनुशासन में रखेंगे, तो शायद उत्तराखंड की जनता आप पर भरोसा करे। लेकिन आपके नाम नेता अनुशासन में रहते हैं, ना आपके पास कार्यकर्ता बच गए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी जैसी विशाल पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अनुशासन पर अगर सवाल उठाएंगे, उसकी कार्य प्रणाली पर सवाल उठाएंगे, तो आप खुद ही आपकी समझ दिख रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, यहाँ अनुशासन है, यहाँ कार्यकर्ताओं के पास जिम्मेदारी होती है, केवल जिम्मेदारी। आज एक कार्यकर्ता एक जिम्मेदारी में है, कल को उसको हटा के दूसरी कर। चलिए ठीक है, आशीष नोटियाल जी इस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ मैंगलोर विधानसभा सीट पर जिस तरह से बसपा के विधायक नहीं रहने के बाद माना ये जा रहा है और आपकी पार्टी के द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि काजी निजामुद्दीन की स्थिति इस समय बेहतर है, तो आप क्या दावा करना चाहेंगे मैंगलोर सीट पर? निश्चित मंगलौर सीट पर हम काफी मजबूत हैं और साथ ही साथ हम बद्रीनाथ सीट पर भी बहुत मजबूत हैं कि बद्रीनाथ में भी लोगों का आक्रोश है और हम मंगलौर सीट पर भी बहुत मजबूत हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया सकता। दूसरा देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि जब तक वो जो कोई नेता हमारी पार्टी में होता है तब तक तो उस पर आरोप लगते हैं, इनके बाद धीरे धीरे वो आरोप हल्के होने शुरू हो जाते हैं। आज तक कौन ऐसा नेता है जिसको भारतीय जनता पार्टी कोई है नेता? अजित पवार पर आपने कहा था भ्रष्टाचारी है,
दुनिया भर के भ्रष्टाचारियों को आप अपनी पार्टी में लेकर आते हैं कि राजनीति बाद आप जो पूरा जो आपने राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया ये ठीक हो गया और हमारी पार्टी का खराब है। कितने नेता है हमारी पार्टी को लेकर गए, पार्टी भरोसा है वो केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि अगर विकास की रफ्तार को कोई आगे बढ़ा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी, इसलिए अब आपका तुष्टिकरण और वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी का जो संतुष्टिकरण का दावा है वो भारी पड़ रहा है। तब सरकार के कुछ नहीं होता, कांग्रेस कहीं नहीं है। उत्तराखंड में जो सरकार चल भी रही है उनमें हमारे नेताओं का योगदान है। आज इनके बड़े पद पर जो बैठे हुए नेता हैं वो भी हम ही लोगों ने दिए हैं। यही कांग्रेस के पास आशीष नौटियाल जी, इसमें आप क्रेडिट लेना चाहें वो बहुत अच्छी बात है। वो तो ये है ना कि आप अपने खुद को बहलाने के लिए कुछ भी कह लें, लेकिन आपकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में अगर वो दूसरी पार्टी के साथ सरकार में है तो इसमें कांग्रेस के योगदान को तो नहीं आप कह सकते ना। कांग्रेस पार्टी के साथ तो नहीं रहे, आप उन्हें अपने साथ रखने में तो नाकाम रहे ना। देखिए, जब किसी को लगता है कि सामने वाला लगता है कि मजबूत हो रहा है, जिस प्रकार से सोशल मीडिया के मार्फत से अन्य इन्होंने मार्फत से बताने की कोशिश करी कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार, जिसके दिमाग में आ गया 400 पार और उसे लालच लगा कि मुझे सत्ता के साथ रहना चाहिए, वो वहां चला गया। लेकिन आज जब जनता ने देखा भाई जिसके चेहरे पर पूरे देश के अंदर चुनाव हुआ उसकी अपनी इमेज खराब हो गई, वो बड़ी मुसीबत खुद जीत पाया, तो अब जनता समझ चुकी है, नेता समझ चुके हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि संगठन में उस तरह का मौका नहीं दिया जाता और बेहतरीन नेता जो होते हैं उनका आप उस तरह से उपयोग नहीं कर पाते? हो सकता है कि इस नाराजगी की वजह से पार्टी छोड़ते हैं। आप क्या चाहते हैं? अभी हमारे धर्मपुर से विधायक जो हैं अग्रवाल जी, दिनेश अग्रवाल जी गए छोड़कर, आप बताएं उन्हें क्या हम मंत्री बना सकते थे? आप हारे हुए थे, हम विपक्ष में बैठे हुए थे, क्या आप मंत्री बन सकते हैं? क्या नहीं दिया उनको? मेयर का टिकट दिया, विधायक के टिकट दिए, अगर उसके बाद में आदमी का नहीं हो पा रहे तो संगठन में नहीं रहना करके दिखाते। अगर हम कभी भी उस संगठन में नहीं रहना चाहेगा जहाँ उसका सम्मान नहीं है, कांग्रेस लोगों का सम्मान नहीं है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो सारे ही कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सम्मान नाम की चीज नहीं है। लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को सबकी निगाह से देख रहे हैं, जिन्होंने अपना योगदान पार्टी के दिया, आज उनके योगदान को नकारा जा रहा है, इस वजह से लोग आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐड नहीं किया अखबार में कि आप आइए भारतीय जनता पार्टी को जोड़िए। भारतीय जनता पार्टी की नीति, नेतृत्व और नीति को देखकर अब की बार ये देश की जनता को भूपत सिंह बिष्ट जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। मैंगलोर सीट और बद्रीनाथ सीट पर चुनाव तो होने ही वाले हैं, लेकिन जिस तरह से आशीष नौटियाल जी कांग्रेस की स्थिति को लेकर बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के तमाम नेता रहे हैं, जाहिर सी बात है रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अगर अपने नेताओं को अपने साथ रख पाने में नाकाम है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम देने से क्या? नहीं प्रियंका जी, मैं इसमें आशीष जी से सहमत हूँ कि भाजपा में जब इन नेताओं का आना हुआ जो कांग्रेस से साला बदल के आए हैं तो भाजपा का वोट बैंक बड़ा है, और यही हाल जो है बद्रीनाथ में भी होगा, क्योंकि जो है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, वो बहुत कम मार्जिन से हारे थे और राजेंद्र मंडारी अब खुद जो है बीजेपी में आ गए हैं, तो उनका पलड़ा भारी है, कोई बड़ा चेहरा वहां से बद्रीनाथ से दिख नहीं रहा। और जहां तक हरिद्वार की बात है तो वहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट नंबर 2 पे रहा है और शुरू से वो अच्छे पकड़ पे है, तो वहां पे कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर है भाजपा से जो है मंगलौर में जो है। नवीन पिरशाल जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, मैं अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, उत्तराखंड की देशतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रचंड आशीर्वाद दिया है, बहुमत दिया है, और मुझे उम्मीद है पूरी कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने का मिशन है, उस मिशन पर जो काम कर रहे हैं, उस मिशन को जरूर इस प्रदेश की जनता अपना जनादेश देगी, अपना आशीर्वाद देगी। आशीष जी फाइनल कमेंट। निश्चित मैं कहना, भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार घमंड है कि प्रचंड बहुमत दिया, आप इसी घमंड में रहें और आने वाले टाइम पर उत्तराखंड की जनता आपको यहाँ से बाहर निकालने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नवीन पिरशाली जी, आशीष नौटियाल जी और भूपत सिंह बिष्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में जिस तरह से उपचुनाव की तारीख सामने आ चुकी है और उपचुनाव को लेकर अब दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, अपना अपना दावा करती हुई नजर आ रही है। देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उपचुनाव में उत्तराखंड की जनता किसको अपना रहनुमा चुनती है और एक बार फिर से किसको सत्ता से बाहर कर रास्ता दिखाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।